आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का ये शेरशाह सूरी टॉपिक लाए हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्वियसली ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको सारा हम लोग ये लिख लिया। अभी हम यहाँ से सारा कुछ जो है पॉइंट वाइज डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी इसको हम लोग सब ये कर लेते हैं ख़त्म सारे पॉइंट्स को। देखिए, हेडिंग है आपका शेरशाह सूरी। ठीक है ना, शेरशाह सूरी, इसका अगर आप स्रोत देखेंगे, ठीक है, तो स्रोत के बारे में ऐसा बोला गया है कि इसके दो हैं। एक है तारीख शेर शाही, इसी का दूसरा नाम है तोहफा अकबर शाही। ठीक है, इसकी रचनाकार कौन है? तो इसके रचना किए हैं अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, ये इसके रचनाकार हैं। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से तारीख दौलत शेर शाही। ठीक है, तारीख दौलत शेर शाही। ठीक है ना, यहाँ पे ये लिखा गया है इसके बारे में कि इसके जो रचनाकार हैं, ये रचनाकार आते हैं आपके हसन अली खां। ठीक है, हसन अली खां इसके रचनाकार हैं। ठीक है, इनका अगर आप जन्म देखेंगे तो पंजाब के बजवाड़ा नरनौल होशियारपुर पड़ता है। ठीक है, इनका बचपन का यह मूल नाम फरीद खां था, फरीद खां। आगे देखते हैं हम लोग, इनका मूल नाम फरीद खां है। हम बोले इनके जन्म को लेकर के पंजाब के बजवाड़ा नरनौल होशियारपुर 1472 ईस्वी में। ठीक है ना, अब इसमें आते हैं, इनके पिताजी का नाम हसन था, हसन खां, और बहार खां लोहानी। इन्होंने इसका नाम शेर खां रखा है। ठीक है, शेरशाह सूरी का नाम शेर खां कौन रखे हैं? बहार खां लोहानी। ठीक है, बाबर के बारे में बोला गया है कि बाबर इसको क्या कहता है? बाबर इसको चालाक अफगान के रूप में जानते हैं। बाबर इसको चालाक अफगान कहते हैं। ठीक है, बाबर के युद्ध के समय ये बाबर के युद्ध के साइड से ये लड़ा है और उसी समय इसकी योग्यता को ये जान गया था और बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को ये सलाह दिया था कि इससे बच के रहना, इससे दूर रहना। ठीक है, तो बाबर ने इसको चालाक अफगान की संज्ञा दी है और चौसा का युद्ध के बाद सुल्तान आदिल की उपाधि इन्होंने धारण किया है। शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध के बाद सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करते हैं। एक आते हैं इतिहासकार कानून गो इनको बतलाते हैं ये जो है धूल में खिला हुआ फूल है। ये बात कौन बोलते हैं? इतिहासकार कानून गो हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इनके एडमिनिस्ट्रेशन के रूल के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन का रूल था कि जो टैक्स लगाएंगे तो लगाने में हमें उदारता बरतनी है और वहीं पर वसूलने में हमको कठोरता लानी है। ठीक है, तो ये आपका शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन का ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम टैक्स लगाएंगे तो टैक्स लगाने में हम बहुत उदारता वाली भावना को रखेंगे और वसूलने में कठोरता वाली भावना को। आगे देखते हैं, इसने हजरते आला की भी उपाधि धारण की है। ठीक है, इसके अगर सेनापति का नाम बोलेंगे तो सेनापति का नाम था ब्रह्मजीत गौड़। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हजरते आला की उपाधि के नाम से किसको जाना गया है या किसने ये उपाधि धारण की है? तो ये है शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके सेनापति कौन थे जो इनके साइड से लड़े थे? इनका नाम है ब्रह्मजीत गौड़। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि 1539 में, ठीक है, 1539 में चौसा का युद्ध होता है और इस चौसा के युद्ध में ये युद्ध होता किसके किसके बीच में है? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह विजयी होता है और हुमायूं वहां पर पराजित होता है। ठीक है,
फिर आता है 1539 के बाद 1540 का वक्त, जिसमें कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज बोलिए या फिर विलग्राम बोलिए, ठीक है। इस युद्ध में ये भी युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। इसमें भी शेरशाह विजयी होता है और हुमायूं पराजित होता है। और जो कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध बोलते हैं, फाइनली इसी युद्ध के बाद जो है यह दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, ठीक है। इसलिए बोला गया है कि फाइनली यह दिल्ली पे बैठता है। कब? 1540 के युद्ध के बाद। इसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। इसके बारे में बोला जाता है कि इसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो पहले करने वाले कौन थे? तो पहले करने वाले थे बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी को श्रेय जाता है प्रथम अफगान साम्राज्य स्थापना करने का, और द्वितीय किसको जाता है श्रेय? शेरशाह सूरी को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं। बोला जाता है शेरशाह क्या होता है? मारवाड़ विजयी करता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि इसने मारवाड़ को जब जीतता है, मारवाड़ विजय के बाद ये बोलता है कि मैंने जो है मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ये स्टेटमेंट किसका है? शेरशाह सूरी का ही है। कब बोलता है? मारवाड़ विजय के बाद। मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली जैसी सल्तनत को मैंने खो दिया, दिल्ली जैसी सल्तनत को मैंने खो दिया। एक आता है कि भाई इस पर कौन सी ऐसी घटना है जो कलंक के रूप में जानी जाती है शेरशाह सूरी पे? तो वो है रायसेन की घटना, रायसेन की घटना, राजा पुरुमल। और इसमें ये बोला जाता है कि ये जो हैं छल से इस युद्ध को जीते हैं, ठीक है। इसके बारे में बोला जाता है कि इन्होंने इसको छल से जीता है, क्योंकि वो कुरान पे रख के कसम खाया था कि मैं कोई भी छल या बेईमानी नहीं करूंगा। लेकिन फाइनली सिचुएशन ये बनता है कि उन्होंने वो कसम तोड़ देते हैं, ठीक है। वो उस कसम का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है आपका रायसेन की घटना जो है इसके शेरशाह पे कलंक का काम करता है, ठीक है। कलंक की घटना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इनका कलिंजर के अभियान के दौरान। बोला गया है कि कलिंजर के अभियान के दौरान शेरशाह को तोप का गोला लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है फाइनली। लेकिन वो कलिंजर को जीत लेता है, कलिंजर महाराजा तीरथ सिंह, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को लेके क्या बोला गया है। तो इसमें 3 अलग अलग इतिहासकार वो कथन भी मिले हैं, ठीक है। कथन क्या क्या है, कथन देख लेंगे। कथन के बारे में बोला गया है, सबसे पहले इतिहासकार आए कीन बोले शेरशाह सूरी के बारे में। क्या बोलते हैं कि इस पठान ने 5 वर्षों में वह कर दिया, इस पठान ने 5 वर्षों में वह कर दिया जो मुगल तो दूर अंग्रेज भी नहीं कर सके, जो मुगल तो दूर अंग्रेज भी नहीं कर सके। ये कथन दे रहे हैं इतिहासकार कीन। नेक्स्ट आते हैं विंसेंट का स्टेटमेंट। विंसेंट क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? तो विंसेंट बोल रहे हैं, विंसेंट स्मिथ, कि शेरशाह कुछ वर्ष और अगर जिंदा रह गया होता, शेरशाह कुछ वर्ष और अगर जिंदा रह गया होता तो भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल कभी नहीं आ पाते, भारतीय इतिहास के रंगमंच पर मुगल कभी नहीं आ पाते। ये बोल रहे हैं विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट आते हैं आपका आरपी त्रिपाठी का कथन। आरपी त्रिपाठी का कथन, इन्होंने क्या बोलते हैं, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं शेरशाह सूरी के बारे में?
ये बोलते हैं कि अगर शेरशाह की असमय मृत्यु नहीं हुई होती, अगर शेरशाह की असमय मृत्यु नहीं हुई होती तो हिंदुस्तान के राजनीतिक रंगमंच पर मुगल कभी नहीं आ पाते। ये बात कौन बोल रहे हैं? तो ये हैं आरपी त्रिपाठी। ठीक है, तो तीन इतिहासकार थे, कीन, विंसेंट स्मिथ और आरपी त्रिपाठी। अब आते हैं इनके प्रशासन को लेकर के। ठीक है, देखिए प्रशासन को लेकर के बात है, क्या बोला गया है प्रशासन को लेकर के? इसमें दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत और दीवाने इंसा। ठीक है, ये चार विभाग। अब देखेंगे कि दीवाने बिजारत जो कि इसका हेड वजीर होता था, पीएम, और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालता था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ, दीवाने रिसालत विदेश विभाग से जुड़ा हुआ और दीवाने इंसा पत्राचार विभाग से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से पूछा हुआ इसमें क्वेश्चन है, दीवाने इंसा का संबंध किस विभाग से है? तो ये आंसर है पत्राचार विभाग। ठीक है, दीवाने अर्ज भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके अंदर है आपका सैन्य प्रशासन को लेकर के क्या बातें कही गई है। तो सैन्य प्रशासन में शेरशाह के सैन्य प्रशासन के बारे में बोला गया है, हुलिया और दाग प्रथा। ये हुलिया प्रथा तो था सैनिकों के लिए था, और जो दागने वाली प्रथा थी वो घोड़ों के लिए थी। ठीक है, और इन्होंने नकद वेतन देना शुरू किया। ठीक है, नकद वेतन। और जो हुलिया और जो दागने वाली प्रथा है, अगर आप पहले देखिएगा इससे पहले, तो ये दिल्ली सल्तनत के समय शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपका न्याय प्रशासन को लेकर के। ठीक है, न्याय प्रशासन से पहले देख लेते हैं पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को देख करके पुलिस प्रशासन के बारे में क्या किया गया है? तो बोला गया है यहाँ पर स्थानीय अपराध हेतु स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है। शेरशाह सूरी के सैन्य पुलिस प्रशासन के संबंध में। और यहाँ पर आरपी त्रिपाठी जो है, इनके प्रशासन को देख करके जो है इसकी तुलना करते हैं। ठीक है, आरपी त्रिपाठी शेरशाह सूरी के प्रशासन को देख इसे अकबर का गुरु बतलाया है कि इनका जो प्रशासन है ये तो अकबर का भी गुरु निकला। ठीक है, इतना अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था। नेक्स्ट, अब आते हैं न्याय प्रशासन को लेकर के। न्याय प्रशासन को लेकर के धार्मिक सहिष्णुता की नीति का ये पालन किया गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बुधवार को न्याय का दिन रखा, बुधवार को न्याय का दिन रखे हैं ये। अब उस वाले में आरपी त्रिपाठी वाले कॉन्सेप्ट में एक डाउट ये रह जाता है कि उसके बाद अकबर तो उसके बाद आए, तो ये तुलना कैसे हो रहा है? एक्चुअली उसके प्रशासनिक को लेकर के इतिहासकार तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके आने और पहले आने से कोई तुलना ये नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपका भू राजस्व प्रशासन को लेकर के। भू राजस्व प्रशासन में बोला गया है कि मुख्यतः कैसी पद्धति थी? तो रैयतवाड़ी पद्धति। भूमि मापन के लिए क्या होता था? एक सन की रस्सी का प्रयोग होता था जिसको जरीब बोलते थे। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है भूमि का पैमाना करवाया जाता था, जिसको गज ए सिकंदरी भी कहा गया है। गज ए सिकंदरी। ठीक है, इसमें कितना लगता था? तो उपज का 1/3 भाग लगता था टैक्स। उपज का 1/3 हिस्सा लगता था।
और क्या होता था, इसमें एक पद्धति अपनाई गई, पट्टा तथा काबुलियत। इसको कौन शुरुआत किए, तो शेरशाह सूरी के समय। पट्टा और काबुलियत किससे संबंधित है, शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ। ठीक है, एक है आपका रई। रई क्या है, फसल दर की सूची होती है, इसी को बोला जाता है रई। ठीक है, फसल दर की सूची, रई निर्धारण हो रहा है। यही आपका भू राजस्व प्रणाली। अब आते हैं इसके अंदर लेकर के सिक्का को लेकर के क्या क्या बातें कही गई है। सिक्का के बारे में बोला गया है, शेरशाह सूरी के समय जो सोना का सिक्का हुआ करता था उसको अशरफ बोलते थे। ठीक है, सोने के सिक्के को अशरफ, वहीं पर चांदी के सिक्के को रुपया बोला गया है, रुपया। और जो कितना था, 180 ग्रेन का हुआ करता था। सोने के सिक्के को अशरफ, चांदी के सिक्के को रुपया, जो कि 180 ग्रेन का हुआ करता था। और आते हैं तांबा। तांबे के सिक्कों को कहा गया है, तो तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, दाम। ठीक है, यहां देखेंगे रेशियो। चांदी और तांबा का शेरशाह सूरी के समय क्या रेशियो चलता था सिक्का में, तो 1:64 का। एक पार्ट चांदी, 64 पार्ट आपका तांबा। अगर वहीं पर सोना और चांदी मिला रहे, सोना तथा चांदी, उसका हिस्सा था 1:9। ठीक है, इन्होंने दीन पनाह को तोड़कर किला एक ऊना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। तो किला एक ऊना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी। किसको तोड़ के, दीन पनाह को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसमें अष्टभुजी मकबरा के बारे में बोला गया है। अष्टभुजी मकबरा के बारे में बोला गया है। अष्टभुजी मकबरा में जो सबसे अंतिम बना है मकबरा, वो किनका है, तो वो है शेरशाह सूरी का मकबरा। तो पहला किसका आता है, पहला भी यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला जो आता है प्रथम, वो है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, ये आपका प्रथम अष्टभुजीय मकबरा है। और सबसे अंतिम कौन सा है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का जो आपका मकबरा है वो सासाराम में है। वो चारों तरफ तालाब है और वो बीच में बना हुआ है। ठीक है ना। तो आज रहा ये आपका शेरशाह सूरी का टॉपिक। हमने बहुत सारे पेटी फैक्ट्स इसमें पीवाईक्यू हैं वो डाला हुआ है, और जो फ्यूचर में बन सकते हैं 71st बीपीएससी को लेकर के, वो सभी चीज़ें इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार जरूर रिवीजन कर लें, इससे जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि शेरशाह से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बिहार के रिलेटेड हो जाते हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे इस तरह से बने रहिए चैनल पे, आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी को विजिट करते रहिए। बहुत सारे बीपीएससी को लेकर के यहाँ पर चीज़ें चलाई जा रही है। ठीक है, आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।